तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारी सहयोगी नेहा भी इस वक्त जुड़ गई हैं। और नेहा, आप आगे बढ़े उससे पहले मैं बता देना चाहूंगा कि स्लैब बढ़ा दिया है टैक्स का। जिससे 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगना है। 3 से 6 लाख तक 5% का यहाँ पर टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख रुपए तक 10% और 9 से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ज्यादा पर 30% टैक्स लगेगा। तो ये बजट को लेकर चूंकि बातें चल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप बजट तय करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, तो फिर यह है कि आप दे तो रहे हैं, लेकिन ये आएगा किधर से, उसका आना भी हम देखेंगे। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब हमने बात की तो इसी तरफ हम इशारा करना चाह रहे थे। बिल्कुल, टैक्स स्लैब में जो ये इजाफा किया गया है, ये जाहिर तौर पे एक बड़ी राहत है। देखिए, नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए जो एक उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, साल भर एक उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि देखिए जब बजट आएगा तो उम्मीदें जो हैं क्या उनके अनुरूप आएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत की बात है। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे और बीजेपी के नेता भी हैं। दरअसल ये भी हम जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि अगर इतना लोक लुभावना बजट दिया गया है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, ये आरोप लग रहा है देखिए कि ये चुनावी बजट है। 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव भी है, उसके मद्देनजर ये जो बजट है बेहद चुनावी है। ऐसे में पैसा आएगा तो कहां से आएगा, कैसे सरकार उसका इंतजाम करेगी। कहती है अभी कोरोना काल से हम लोग निपटे हैं और बहुत बेहतर तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को हम कोरोना काल से निपटाकर यहां तक लेके आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब ये पैसा कहां से आएगा, कैसे इसका अरेंजमेंट किया जाएगा, क्योंकि क्या 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव भी है। उसके मद्देनजर ये चुनावी वाकई में ही ये कहीं ना कहीं बजट है, इसका भी हम जिक्र करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका एक बार फिर से परिचय करा देते हैं। हालांकि लगातार रविंद्र जी उनसे बातचीत करते हुए ही आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मंजुला मिश्रा जी हैं, मीडिया प्रभारी है लघु उद्योग भारती की, बहुत स्वागत है आपका। मनोज पंडित जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, बहुत स्वागत है सर आपका। सुजीत भाट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर है एपीएन के, बहुत स्वागत है आपका। राजेंद्र यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष है भारतीय किसान संगठन की, बहुत स्वागत है आपका। और इस वक्त हमारे साथ विनोद जुनेजा जी भी जुड़े हुए हैं, पूर्व प्रबंधक है बैंक ऑफ राजस्थान के, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन सीधे सीधे सबसे पहले मैं रुक कर लेती हूँ विनोद जुनेजा जी, आपका सीधा, क्योंकि देखिए ये कहा जा रहा था कि होम लोन में राहत बहुत जरूरी है, कार लोन में राहत बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए मध्यम वर्ग जो सबसे ज्यादा भारत में है वो यही उम्मीद लगाता है कि उनका एक घर जो है वो मिल जाए, उन्हें उनका आशियाना जो है वो मिल जाए, उनका घर का सपना पूरा हो जाए। कार जो एक व्हीकल बहुत जरूरी होती है आम लोगों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, वो उन्हें मिल जाए, वो भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं इस ये जो बजट है इसमें देखने के लिए मिला। ये कितनी राहत की बात उन्हें कही जा सकती है लोन के हिसाब से? सर सबसे पहले बताइए। मंजुला जी, जहाँ तक हाउसिंग लोन की बात कही और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कही, रेट ऑफ इंटरेस्ट विद दिस बजट मुझे जरूर लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी आएगी, कम से कम 0 पर। अदरवाइज आपने देखा हर फिस्कल पॉलिसी में जब रिजर्व बैंक की क्वार्टरली मीटिंग होती है और जिनके अंदर रेशियोज बढ़ते हैं, हर दफा रेट ऑफ इंटरेस्ट और लोन बढ़ता है। इस बजट के प्रभाव से मुझे लगता है आरबीआई को आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा और उसके वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। आम आदमी की जो डिमांड है कि मेरे सर पे एक छत होनी चाहिए, बिल्कुल आई एम श्योर इस बजट से उनको राहत मिलेगी। जहाँ तक एक और बड़ा इम्पोर्टेंट है, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात, पर मंजुला जी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ती जा रही है। आप देखिए एनर्जी कॉस्ट बढ़ रही है, उससे आप सीमेंट की कॉस्ट बढ़ रही है, स्टील की कॉस्ट बढ़ रही है, लैंड की कॉस्ट बढ़ रही है। एक मेरे लिए सिर्फ ये नहीं कि मुझे 50 लाख या 20 लाख या 25 लाख का मकान लेना है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ हाउसिंग बढ़ जाए तो मेरे लिए तो इसका बेनिफिट। और मैं सोचता हूँ इस बजट के अंदर गवर्नमेंट ने जो जीएसटी की रियायत दी और उससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कम आएगी आम आदमी के लिए। विद इन दी बजट एक अच्छा, एक और बड़ा कम बड़ी सी आप लोगों ने, हमारे लोगों ने, सहयोगियों ने ध्यान दिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक अब प्राइमरी अभी तक देता था प्रोजेक्ट फाइनेंस के ऊपर, आज हमने टर्बाइन फाइनेंस करने हैं, कोई रोड प्रोजेक्ट है, रेलवे का, उसके लिए सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ज्यादा पैसा देता था, लोन देता था। अब एक सब्सिडी बना दी ट्रेड फाइनेंस के लिए। आज
नॉर्मल कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट देते हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट पर 180 डेज, आपने गारमेंट एक्सपोर्ट किए, हैंडलूम टूल्स किए, टॉवल्स एक्सपोर्ट किए, या कोई भी मसाले दालें कोई भी एक्सपोर्ट किया, बट विद दिस कंपनी मैं तो चाह रहा था और मेरी ये ख्वाहिश थी, इंस्टीट्यूट ऑफ मेकिंग अ सब्सिडरी ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ट्रेड फाइनेंस बैंक, एक सेपरेट बैंक बनाते, एक सेपरेट कैपिटल रखती, तो आई एम श्योर एक्सपोर्ट दो किस्म का होता है, एक तो प्रोजेक्ट फाइनेंस का, हाँ। और एक दूसरा एक्सपोर्ट होता है ट्रेड फाइनेंस। तो ट्रेड फाइनेंस को मिलता है और ट्रेड फाइनेंस से ज्यादा कमाई होती है, ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आता है, ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है। तो इन सब चीजों के लिए मैं सोचता हूँ बजट एक बड़ा बैलेंस बनाया है, और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए डेफिनेटली बजट से आम कर्जेदार जो लोन के ऋण लिए हुए हैं, बैंक मैनेजमेंट को, आरबीआई को, रेगुलेटर अथॉरिटी को, लाइक IRDA, सेबी या दूसरे रेगुलेटर हैं, उनके लिए भी कुछ KYC नॉर्म्स के अंदर उन्होंने काफी डील दे दी, डिजिटल बैंकिंग कर दी, कैश लिमिट बढ़ा दी। को नॉर्मल कंज्यूमर जो बैंक का है, कस्टमर है, डेफिनेटली उसके लिए कुछ ना कुछ, बिल्कुल उसके लिए कुछ ना कुछ राहत की बात उसे कही जा सकती है। लेकिन मंजुला जी, सीधा मैं रुख आपका कर लेती हूँ। देखिए, बहुत बेहतर तरीके से भी विनोद जी ने समझाने की कोशिश की है, जो बैंक का कस्टमर है उसके लिए कितनी बड़ी राहत की बात है, क्योंकि एक आशियाना लोग चाहते हैं एक छोटा सा व्हीकल हो जाए, अपनी जो जिंदगी है वो पटरी पर चलती रहे, भले ही दौड़े ना लेकिन चलती रहे। लेकिन मंजुला जी, लघु उद्योगों के लिए, खास तौर पर लघु उद्योगों के लिए क्या इस बजट में आपको दिखा? लघु उद्योगों के लिए सबसे पहले तो ये एक इकोनॉमी को, मैन्युफैक्चरिंग को थ्रस्ट देता हुआ बजट है, जो कि जो पूरे इकोसिस्टम को ग्रो कर रहा है। जब पूरी हमारी GDP बढ़ेगी तो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी लघु उद्योग ही होते हैं। इसमें जैसे कि कस्टम ड्यूटी बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे कम किया हुआ है, ताकि वो वाले वर्टिकल्स में ग्रोथ आए। तो इससे जो है, जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है, 5 ट्रिलियन GDP की ओर इकोनॉमी ग्रो करती है, तो MSME को फायदा होता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बहुत बड़ा थ्रस्ट है, क्रेडिट ग्रोथ पे बहुत बड़ा थ्रस्ट है। तो ये सब चीजों से MSME के लिए MSME को फायदा हो रहा है इस बजट में। ठीक है, MSME को फायदा इससे मिलेगा। राजेंद्र यादव जी भी हमारे साथ मौजूद है। राजेंद्र जी, देखिए, किसान लगातार सरकार के खिलाफ लामबंद हमने देखे, और तीनों काले कानून वापस लो, इसको लेकर आप भी मोर्चा खोले हुए थे। लेकिन अब सवाल ये कि क्या उम्मीद किसान लगाए बैठे थे, और क्या उम्मीदों पर खरा उतरा ये बजट? देखिए, मैं किसान पे आने से पहले मैं एक चीज पे आना चाहता हूँ दोबारा, क्योंकि मैंने अभी आपके टीवी स्क्रीन पे मैंने देखा है, बड़ी अच्छी चीज उसमें आई कि करीब 8 करोड़ युवाओं को 3 साल तक रोजगार भत्ते की बात कही। इससे सरकार की मानसिकता पता चलती है, सरकार की मानसिकता क्या है। युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं कही, हम उनको भत्ता देंगे। आप बनाना क्या चाहते हो देश के युवा को? जो युवा स्कूल छोड़ कर आया है, कॉलेज अपना पूरा किया है, देख रहा है देश की सरकार की तरफ, देख रहा है कि वह उसे कुछ ना कुछ रोजगार मिलेगा। आपने कह दिया कि 3 साल तक हम उनको रोजगार भत्ता देंगे। ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये बड़ी क्या कहते हैं, शर्मनाक चीज है। तो आपको वही चीज मैं वापिस आता हूँ, अपने किसान आंदोलन पर आता हूँ। एक सेकंड, मैं पहले इस पर रिएक्शन ले लेती हूँ। मनोज जी, जल्दी से रिएक्शन दीजिए इस पर। जी, आप मानसिकता क्या है सरकार? देर से वो सवाल उनका बहुत सीधा सा है कि एक तरफ आप बोल रहे हो कि मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटी जानी चाहिए, रेवड़ियां नहीं, पर जो लोग पीड़ित हैं, जिनकी स्थिति बहुत गंभीर है, आप बताइए, जो राशन बांटा जा रहा है, तो क्या वो राशन बांटना बंद कर दें? क्या राशन उनको दिया जा रहा है ना, तो नौकरियां आप ये देखिए ना, इस बजट में सबसे बड़ा काम यही किया गया, नौकरी बांटने का। भत्ता बांटने की बात आप कर रहे हैं। आप ये देखिए, जो MSME का जो 3 करोड़ तक का जो यूनिट आया है, सवाल पूछा रविंद्र जी, नौकरी किस फील्ड में, आप बताइए। सारे फील्ड्स में आप जो स्केल आपको आता है, आप आइए मैदान में, आप सरकार से पैसा लीजिए, काम कीजिए। वो फील्ड आप नहीं, अगर हम रोजगार की बात कर रहे हैं तो कितने रोजगार सृजित कर दिए? आप ये देखिए कि जितने बेरोजगारी युवा हमारे काम कर सकते हैं, उन सब, देखो ये एक पूरा सिस्टम है, पिरामिड है। तो वो सिस्टम ही तो समझना है ना। सिस्टम ही समझाने के लिए बैठा हूं मैं। नहीं, अच्छा ये बताइए, आपने पिछले बजट में कितनी घोषणाएं की थी, और उन घोषणाओं का क्या हुआ? नहीं, जितनी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, घोषणा की थी, पीएम का जो गति मास्टर प्लान है, 7 स्तंभ उसके माने जाते हैं: सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जल परिवहन, जलमार्ग, लॉजिस्टिक। ठीक है, केंद्र, राज्य और जो प्राइवेट
क्षेत्र हैं वो एक साथ मिलकर काम करेंगे, यही तो है ना पीपीपी की आपकी पॉलिसी रही थी। इसके तहत कितना काम हो गया? 400 वंदे भारत, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात की, कितनी चली? आप देखिए कितनी, आप वो तो आंकड़े आपके पास हैं, देखिए आप कितनी चली। आंकड़ों की बात मत करिए ना सर, आंकड़ों की जादूगरी में मत जाइए आप। I think that it's a historical move as well, and I'm sure I think people from a middle class will definitely benefit from this. The fastest bike. राजनाथ जी, बजट में खास करके मिडिल क्लास बोलेंगे एक छोटा सा कमेंट किसको कितनी संतुष्टि मिली जी? आप ये देखिए कि देश में 127 एयरपोर्ट हमने स्टार्ट कर दिए। आप इससे पहले क्या कंडीशन थी? आप ट्रेन की स्पीड देख लीजिए, आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, आप ये देखिए शिक्षा में इतना बड़ा बदलाव कर दिया। आपने वो बात कही है कि हमने कई मेडिकल कॉलेजेस दे दिए, जबकि कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जिनको आपने Some of those things are good. I'm not going to be completely negative, but I have still some questions. There was no mention of Manrega. What are we going to do about the poor rural labor? There was no mention of unemployment. There was no mention of inflation. So there are a number of questions still. There's some good things in the budget, I don't deny that. And I certainly found myself applauding when they created a new digital library for children around the country. All these are good things. But there are still some fundamental questions that remain to be answered. तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं इतनी अच्छा, इतना बढ़िया बजट है, विपक्ष तारीफ कर रहा है। आप बताइए, विपक्ष तारीफ कर रहा है ना बजट की, उन्होंने बोला ना कि निर्मला सीतारामन जी फॉर दी अच्छा बजट है। ये क्वालिफाइड तारीफ है, वेरी क्वालिफाइड तारीफ है। मैं बता रहा हूँ, जो प्रश्न उठे थे कि क्यों इसको भाता दिया जाए, मतलब नौकरी नहीं हो रहा है इसीलिए भाता दिया जाए। मेरा बात है, देखो एमएसएमई सेक्टर में 9,000 करोड़ देंगे, ये क्रेडिट बढ़ाएंगे, लेकिन क्रेडिट बढ़ाने से एमएसएमई में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बिजनेस नहीं होता। बिजनेस होता जब उसको ऑर्डर दिया जाए और ऑर्डर के उलट पे उसको ऑर्डर का पेमेंट हुआ जाए, राइट। और ऑर्डर का पेमेंट नहीं होता तो एमएसएमई अपने आप बंद हो जाता है। आजकल एमएसएमई को 77% एमएसएमई को ऑर्डर का पेमेंट ही नहीं मिला, और उसका पास कोई उपाय नहीं है कि वो कोर्ट में जाए, ये कैसे करे कि पेमेंट निकाले, बिकॉज डिस्काउंटिंग इज नॉट अलाउड इन द पेमेंट सेक्टर। तो उसको क्या होगा? नहीं, आप ये देखिए कि जो बंदा जीएसटी के अंदर आता है, अगर उसका पेमेंट दूसरी पार्टी नहीं देती, तो सिस्टम ऐसा है कि अगर पार्टी पैसे नहीं देती तो लॉ हम ऐसे बनाने जा रहे हैं, ऐसी चीजें हमने बनाई हैं कि विद इन 3 मंथ, विद इन 90 डेज उसको पेमेंट दिलाई जाएगी। बनाने जा रहे हैं, बना दिए, क्या बताना चाह रहे हैं? मेरा मानना है, देखो अभी स्पष्ट करिए चीजों को, ऐसे नहीं, पैसा तो नहीं मिल रहा है, पैसा मिलेगा ना, पैसा मिलेगा। Entrepreneurs to fishermen to tribal to digital, what not? An exemption to the middle class in a very big way, from rubber planters to sugarcane growers to cooperative to skilling. As I said, and above all, the exalted, respectable name given to Shri Anna, Ragi, Bajra, Jawar. That is the true vision of the Prime Minister. My greetings, respect to him. Sabka Saath, Sabka Vikas is what this budget speaks for. Sir, income tax exemption is being seen as a populism ahead of the elections. You come on, whatever you say. After all, if there's so much of infrastructure is coming, is it good for middle class or not? Roads being built, energy coming, digital India, mobile phone, all these also help the cause of middle class. You need to understand. Sir, rebate coming for tax, that's a huge thing that the middle class is really waiting in terms of the budget. तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मिडिल क्लास को खुश होना चाहिए, और नरेंद्र मोदी की सरकार सबके लिए चिंता करती है, सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, उसमें मिडिल क्लास भी। तो सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, बिल्कुल सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, और नरेंद्र मोदी की सरकार सबकी फिक्र करती है। आप सबका रविशंकर साथ सबका प्रसाद, विकास। बिल्कुल। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, अमरिंदर तिवारी,
और निशा नेहा जो है अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोग लगातार बजट को लेकर चर्चा कर बिल्कुल, रहे हैं। बजट को एमएसएमई को लेकर हर कोई बात कर रहा है कि एमएसएमई को मजबूती लेकर देने भी की बात कोशिश कर रहे हैं। और सबसे अहम बात तो ये है भाई, देखिए जिस तरह से नौकरी पेशा वाले लोग हैं, जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनके लिए कितनी राहत है, क्योंकि 7 लाख तक अगर आपकी आय है तो अब जो टैक्स है वो 0 है। तो ये जो टैक्स में बदलाव किया गया है, जाहिर तौर पर एक बड़ा बदलाव इसे कहा जा सकता है। ब्रेक पे जाने से पहले, क्योंकि हम बात कर रहे थे नौकरी की, उस नौकरी की भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी अमरिंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीए हैं। अमरिंदर जी बहुत स्वागत है आपका। अमरिंदर जी, 7 लाख तक अगर आपकी आय है तो अब 0 टैक्स, ये कितनी बड़ी राहत नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए? बहुत बड़ी राहत है ये टैक्स इंडिविजुअल्स के लिए। जो इंडिविजुअल पहले 5 लाख तक की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट लेते थे, अब उन्हें 7 लाख तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो इसमें मोर देन 50% जो इंडिविजुअल हैं, जो मोर देन लेस देन 10 लाख की इनकम है, उनको ये टैक्स बेनिफिट मिलेगा। उसमें से एडिशनल जो वुमेन वर्किंग वुमेन्स है, उनको 2 लाख की एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, जो वुमेन सम्मान स्कीम है, जिसमें कि कहा गया है कि 2 लाख तक की वो अपने अगर इनकम की सेविंग करेंगे तो उस पर टैक्स कुछ नहीं लगेगा। तो अगर आप दूसरे तरीके से देखें तो इसमें वुमेन्स को 9 लाख की छूट मिल जाएगी। 9 लाख तक इनकम में उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा, आप कह सकते हैं। बिल्कुल, तो एक बड़ी राहत की बात इसे कही जा सकती है। बहुत बड़ी राहत है। ठीक है, आपसे मैं जानना चाहूंगी यहाँ पर यादव जी ये समझाने की कोशिश करिए कि जब आपने, देखिए इससे पहले जब मैंने आपसे किसानों की बात की, आपने बेरोजगारी की बात की, अब किसानों के बारे में भी बता दीजिए, क्या उम्मीद थी और कितनी राहत? देखिए, राहत शब्द पे फिर वही बात होती है कि हमारे साथी जो है, फिर राहत की अगर हम बात करेंगे तो साथी बताएंगे कि बहुत राहत मिलेगी। लेकिन इस बजट में क्या उम्मीदें थी? उम्मीदें तो बताइए ना। बताता हूँ आपको। उम्मीदें सिर्फ ये थी कि आम आदमी की, आम किसान की ये उम्मीदें थी कि जो उसकी थाली जो है, खाने की थाली है, वो जो सिकुड़ती जा रही है, वो कम से कम बढ़ जाए। कम से कम उसका दो समय की क्या कहते हैं, वो खाना जो है भरपेट खा ले, तो उससे ज्यादा खुशी मैं सोचता हूँ कि आम आदमी को खुशी होने वाली बात नहीं है। तो ऐसी इस बजट में जो है, इस बजट को जो है, मैं कहने वाली बात यह है कि इस बजट को जो है, जो कृषि कानून के विरोध में क्या कहते हैं, जो किसानों का आंदोलन चला था, और आने वाला जो चुनाव है, उस चुनाव दोनों को कहते हैं इर्द गिर्द रखा हुआ है। बिल्कुल दोनों को बिल्कुल ऐसे घुमा के रखा हुआ है, घुमा के फंसा दिया है किसान को, कि वो खुश हो या रोए वो समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि आने वाली भविष्य निधि योजनाएं दे दी हैं, सुनहरे सपने दे दिए हैं, वर्तमान में देने की कोई कोशिश नहीं की है कि वर्तमान में हाँ आपको महीना बाद, 2 महीना बाद, 4 महीना बाद या 2 दिन बाद क्या कहते हैं आपको कोई राहत मिल जाएगी। वो राहत की उम्मीद क्या कहते हैं आम आदमी और आम किसान जो है क्या कहते हैं वो लगा हुआ था कि कुछ राहत ऐसी आएगी। क्योंकि जो नहीं, कुछ राहत की बताइए ना, कि कौन सी राहत की आप लोग बात कर रहे थे? आप फौरी तौर पे राहत की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कौन सी राहत, ऐसा क्या उम्मीदें आप लोग लगा के बैठे थे जिस पर सरकार खरीदी उतरी? देखिए, जैसे जीएसटी क्या कहते हैं लगा दिया गया था, खेती के संयंत्रों पे लगा दिया गया था, बीज पे लगा दिया गया था, खाद पे लगा दिया गया था, कीटनाशक दवाइयों पे लगा दिया गया। तो किसान को चाहिए क्या, कम से कम कि उसकी जो खेती है वो हल्की होनी चाहिए, उसमें जो खर्चा है वो कम आना चाहिए। आप पहले से उसको महंगा कर रहे हो, आप बजट दे देते हो, बहुत बढ़िया बजट दे देते हो साहब, वो बजट पहुंचता नहीं है, वहां तक पहुंचता नहीं है। बजट के बाद आप जीएसटी क्या कितने और लगा देते हो। देखिए ये बताइए, ये ठीक है मनोज पंडित जी, देखिए इन लोगों का अगर इनके सवाल है तो वो लाजमी है। आप लोग कहते हैं कि किसानों की आय को, नहीं आप सुन लीजिए, आधार नहीं, आप मुझे बताइए आधार क्या नहीं है, किसानों की आय दोगुनी करने की बात आप बताइए किसी पे मेरा आधार। लेकिन राजेंद्र जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो कृषि स्टार्ट के लिए डिजिटल एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा, ये उन्होंने बोला है। ठीक है 11.7 करोड़ घर ऐसे हैं जहां पर शौचालय की व्यवस्था की गई है। ठीक है, G20 की भी उन्होंने बात कही है। जब एक साथ सेक्टर में वो आगे बढ़ रहे हैं, ग्रेन्स को श्री अन्न में जोड़ा गया है, जो तो एक मोटो लेकर चले। आधुनिक खेती की उन्होंने बात की है, किसानों को भी कहीं ना कहीं दिया है, जिस तरह से 20 करोड़ की बात कही गई है। इरिगेशन के लिए काफी देने की बात तो उन्होंने कही है, ऐसा तो नहीं कहीं देने की बात देने की बात देने की बात अब आपको तो मिलेगा, आएगा कैसे? ये बताइए, बात टेक्निकल जो है, मेरी बात सुनिए, आप तिवारी जी बैठे हैं, सीए हैं, वो ज्यादा बढ़िया टेक्निकल मनोज जी मेरी बात सकते हैं। मनोज जी तिवारी जी राजेंद्र की बात नहीं कर रहे हैं, तो शायद तिवारी जी की बात नहीं कर रहे हैं। राजेंद्र जी, अभी तक ये कहा जा रहा था कि भाई पारदर्शिता नहीं है चीजों में, करप्शन बहुत है, किसान को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। अब तो ट्रांसपेरेंसी डिजिटल के जरिए लाने की कोशिश की जा रही है, सारा आंकड़ा आपके सामने है। मैं कह रहा हूँ कि मनोज जी ने भी कहा था कि भाई पारदर्शिता हम ला नहीं सकते,
क्यों नहीं ला सकते? अभी कहा था, थोड़ी देर पहले, 2 मिनट पहले कहा था, आपको कहा था कैसे कि जब आप नहीं ला वो जो सकते, सबसे बड़ा काम वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात कही जा रही है उसमें डिजिटल भी है ना। सरकार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है, उसके साथ डिजिटल भी कर रही है। तो जब डिजिटाइज चीजें होंगी तो ट्रांसपेरेंसी आएगी ना। आप कहते, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम निधि दे रहे हैं वो सीधी किसान के खाते में जा रही है, उसमें आप कितना धांधली चल रही है, आप जाके जमीनी स्तर पर पता करिए ना। बताइए ना, चल रहा है जिस मंच जो पे लोग बैठे सूचना के लिए नंबर भी दिया जाता है। कुछ कह रही हैं सबके कहीं ना कहीं दरकार का ख्याल रखा गया है। मैं विशेष अभिनंदन इस बात का भी करती हूँ, बहुत कम लोगों ने शायद इस पर दर्शन दिया होगा कि सिकल सेल एनीमिया जैसी एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारी जनजातीय समुदाय के लिए, उस पर भी जिस मानवीयता का उदाहरण आज बजट में हमें दिखाई दिया, तो मुझे लगता है सिर्फ आर्थिक दृष्टि से इस बजट को ना देखें। इट्स नॉट ओनली इकोनॉमिकली पावर पैक्ड बजट बट इट्स ऑल्सो ह्यूमेन बजट। भारत प्रफुल्लित है, भले ही विपक्ष नाराज हो। भारत प्रफुल्लित है कि आज बजट में न सिर्फ महिला और वरिष्ठ नागरिकों की सेविंग्स की दृष्टि से, न सिर्फ टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट्स की दृष्टि से, बल्कि साथ ही साथ फ्यूचर ऑफ इंडिया को बिल्ड करने का जो बजट है उससे भारत प्रफुल्लित है, भले ही विपक्ष नाराज हो। विपक्ष नाराज हो, इस बात का जिक्र स्मृति ईरानी कर रही थी, लेकिन जो बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, अब मनोज पंडित जी ये बताइए, अगर ये कहते हैं जो किसानों की आय दोगुनी करने की बात आप लोगों ने कही थी, तो सर कहाँ गलत है? कही थी ना? नहीं की क्या? क्यों नहीं किया? आप बताइए। दुगनी नहीं कैसे हुई, कर दी? तो 1.5 गुनी तो हो गई ना। आप बताएं कि कैसे नहीं, बिल्कुल 1.5 गुनी आया हो गई। आप देखिए कि सारी चीजें हम लोगों ने की है। आज किसान को छूट दे दी गई। दोगुनी हुई या नहीं हुई, मुझे इतना बताइए। बिल्कुल दोगुनी हुई। क्यों एमएसपी की बात करते हैं? आप एमएसपी की बात, किसानों का मूल्य जो है अभी मिला नहीं है। नहीं बिल्कुल, आप तरह की परेशानी है जो उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने कमिटमेंट किया उससे ज्यादा हम लोगों ने जो पुराना बकाया था दिया हमने। क्यों नहीं दिया? एक उदाहरण, आप रोजगार की बात, अगर मैं एक उदाहरण, उदाहरण क्या मैं आपको आंकड़े दे दूंगा भाई? हाँ दीजिए, आंकड़े बिल्कुल आंकड़े दीजिए ना, देने वाले आंकड़े। नहीं बिल्कुल देने वाले, बजट वाले आंकड़े नहीं, देने वाले। मेरे मित्र, आप मेरी बात सुनिए, हम लोग बजट पर चर्चा करने बैठे हैं। देखिए अभी स्मृति ईरानी जी ने क्या कहा था, हम फ्यूचर इंडिया की बात कर रहे हैं। अभी आपका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, हम फ्यूचर इंडिया पे टिके हो। नहीं, फ्यूचर इंडिया वर्तमान की बातें बताइए। वर्तमान में आप बताइए ना, ये टैक्स बेनिफिट तो वर्तमान का है ना। तो पिछली सरकारों ने भी दिया ना। जैसे 1 करोड़ किसानों को ओवरऑल पॉलिसी, जब आप किसी बजट की बात करते हैं तो उस बजट में ये भी तय रहता कि आप ये नहीं कह सकते कि हमने इतना देखिए बजट बढ़ा दिया है तो हम आगे बढ़ रहे हैं विकास की बात कर रहे हैं। पिछले बजट में भी यही बात कही गई थी कि देखिए हमने कितना बजट बढ़ा दिया। आज भी आप ये कहेंगे हमने इतना बजट बढ़ा दिया, लेकिन असल में आप बजट तो बढ़ा रहे हैं लेकिन उसका दबाव नहीं मिल रहा है। उसका दबाव किस पे पड़ेगा? कहां से निकालेंगे, कहां से लाएंगे आप? इसका भी तो हमारे पास जवाब होना चाहिए। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पर लेकिन जब देश में कानून होगा तो देखेंगे ना कि ये जब 3 तलाक वाला कानून आया था तब महिलाएं बहनें निकली थी ना मुकदमा दर्ज कराने। उससे पहले तो कानून नहीं था, सुनेगा कौन कैसे? पर अगर हम सरकार बजट लाएगी तो उस बजट के अंतर्गत ही तो काम करेंगे हम। देखिए एक कानून आप ले आए, लेकिन क्या उससे पहले महिलाओं के लिए कोई कानून नहीं थे? नहीं, उससे पहले महिलाओं की शिकायतें दर्ज नहीं होती थे, पर लेकिन वो कहते भाई हम तो हिंदू लोगों को मानते ही नहीं है, हम तो मुस्लिम लोगों को मानेंगे। फिर आप हिंदू मुस्लिम पे चले गए, हमें नहीं एग्जाम्पल आई एम नॉट सेइंग कि हम हिंदू मुस्लिम में जाने की बात कर रहे हैं। जाते हैं और भटका भी देते हैं आप। ये भी रत्नेश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। रत्नेश जी क्या कहना चाहेंगे, कितना संतुष्ट हैं आप इस बजट से? देखिए इस बजट में मुझे लगता है कि ना तो व्यापारी वर्ग के लिए कुछ कहा गया, ना कुछ किया गया, और ना ही युवाओं के लिए किया गया, क्योंकि इस बजट में सबसे ज्यादा अगर कोई निगाहें बिछाकर बैठा था तो वो युवा था। और अभी मैं सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहा था कि किसानों के लिए बात की गई है। भैया 1 करोड़ किसानों की बात की है। पिछले बजट में आपने किसानों के लिए ड्रोन से रसायनों का छिड़काव कराने और कीटनाशकों का छिड़काव कराने की बात की थी। आपने गंगा के पूरे तराई क्षेत्र में जैविक कृषि कराने की बात की थी। कहाँ गया वो? 5 किलोमीटर की रेडियंस, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर इधर। ड्रोन की आधुनिक खेती की भी उन्होंने बात की थी, ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। अरे तो मैं, और दूसरी बात इस देश का जो व्यापारी वर्ग है
उसको ई कॉमर्स कंपनियों और रिटेल ट्रेड वालों ने एकदम रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। क्या उसके लिए कोई पॉलिसी दी इस बजट में? नहीं दी गई। जबकि व्यापारी वर्ग, एक बहुत बड़ा व्यापारियों का वर्ग इस तरफ देख रहा था कि इस बार बजट में उन्हें रिटेल ट्रेड और ई कॉमर्स कंपनियों के आतंक से छूट मिलेगी, सरकार इस पर कोई पॉलिसी लेकर आएगी, नहीं आई। दूसरी बात, आज आप सबसे ज्यादा सरकार को जीएसटी मध्यम वर्ग का व्यापारी देता है, क्या आपने इसमें जीएसटी देने वाले मध्यम वर्ग के व्यापारियों के लिए भी सुरक्षा का प्रावधान किया? क्या आपने भी उन्हें एक्सीडेंटल बीमा देने का प्रावधान किया? ठीक है रत्नेश जी, मंजुला जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, एमएसएमई सेक्टर से है। ठीक है, मैं सवाल कर लेती हूँ, एक सेकंड रुक जाइए रत्नेश जी, एक सेकंड। मंजुला जी, कितना इत्तेफाक रखती हैं आप रत्नेश जी की बातों से? कह रहे हैं एमएसएमई सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित है कोरोना काल से ही, और उसके बाद इस बजट में उनको राहत देने के लिए कुछ प्लान नहीं है। नहीं, ये बात तो सच है कि जो माइक्रो सेक्टर्स हैं वो कोविड में बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। हाँ। लेकिन उसके बाद रिकवरी भी बहुत अच्छी हुई है, और इस बजट में भी एक प्रावधान मैं सुन रही थी कि जो कोविड टाइम में जो फोर्सिंग हुई है ईएमडी अमाउंट वगैरह, वो 95% रिफंड हो जाएगी। तो ये सब चीजें तो एक रिलीफ मेजर नहीं है इस बजट में भी। और जो क्रेडिट ग्रोथ आई है कोविड काल में भी, कोविड मेजर्स में एमएसएमई को मिली थी क्रेडिट, तो उस चीज का फायदा तब भी हुआ था और अभी भी, और इंक्रीज क्रेडिट का एमएसएमई को फायदा होगा। मैं एक बार जो पेमेंट टर्म्स हैं वो भी जो है स्ट्रिक्ट हो रहे हैं कि जो एमएसएमईज हैं उनको टाइमली पेमेंट हो, जिससे कि उनकी वर्किंग कैपिटल इम्प्रूव हो। तो ये मेजर्स भी बहुत बेनिफिशियल रहेंगे एमएसएमई सेक्टर के लिए। ठीक है रत्नेश जी, मैं आपका रुख करूं उससे पहले मनोज पंडित जी जिस बात का जिक्र अभी रत्नेश जी कर रहे थे और मंजुला जी कर रही हैं, देखिए जो एमएसएमई सेक्टर है वो डंप होता जा रहा है, व्यापारी वर्ग उसको कोई राहत नहीं है। कह रहे डिजिटल मार्केट आई जिसने पूरे व्यापारी वर्ग को तहस नहस कर दिया, उसके लिए आप लोगों ने क्या किया इस बजट में? नेहा जी, जितना एमएसएमई सिस्टम को चलाने में जितनी परेशानी आती थी उन सबका ध्यान रखते हुए उनको खत्म किया जा रहा है। आप ये देखिए कि 3 करोड़ तक का यूनिट एमएसएमई में आएगा, उसके बाद जो लोन लेने की सुविधाएं होंगी वो सब डिजिटलाइजेशन कर दिया गया उसका। आपको एक वन विंडो पे सारा काम हो जाएगा। तो रोजगार, आप ये देखिए ना, रोजगार कोई कैसे, रोजगार सरकार कितना देगी? 2% से ज्यादा कोई सरकार रोजगार दे सकती है क्या? रोजगार देने के लिए ये वादा जो कर नहीं, वादा हम लोग क्या कर रहे हैं? वादा ये कर रहे हैं कि जो नए उद्योग लगाए जाएंगे, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो खड़ी की जाएंगी, वहीं से तो रोजगार मिलेगा आपको। तो सरकार जो रोजगार देने की बात कहती है तो उसको क्या हम झूठा माने? नहीं, तो ये तो रोजगार नहीं माने ये उसी का कदम तो है, मतलब सीधी बात है, जी उसी का कदम है। आप ये बताइए, जब उद्योग लगाए जाएंगे, आप बताइए 17 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है, तो क्या उसमें योगी जी काम करेंगे या क्या आप काम करेंगे? कौन काम करेगा उसमें? कितने लगा दिए गए अभी तक? कितने लगा दिए गए? कितनी सरकारी नौकरियां दी गई? उत्तर प्रदेश के हर जिले में फैक्ट्री लगाई जा रही है, उद्योग बनाए जा रहे हैं। आप देख लीजिए, फिर वही बात मानसिकता साफ है, तैयार हो गया। मनोज जी जिस बात का जिक्र अभी रविंद्र जी कर रहे थे, आप फ्यूचर इंडिया की बात कर रहे हैं। एमओयू इतने साइन हुए हैं, बताइए कितने एमओयू साइन हुए हैं? अगर ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है? ग्राउंड लेवल बताइए, इतने लोग यहाँ आए, यहाँ से कई लोग विदेश गए, ओवरऑल रिजल्ट क्या जमीन पे क्या? नहीं, इस सरकार की जो वो है कि रोजगार से ज्यादा स्वरोजगार पे ध्यान देते हैं कि जैसे कि आप स्वरोजगार हम लोग खुद नौकर करोगे। बनाने पे ध्यान नहीं दे रहे, हम मालिक बनाने पे ध्यान दे रहे हैं। आप मालिक बनो ना। आप अभी लोग पता है कि आपकी नई बात अभी मैं हरिद्वार गया तो एक वहाँ पे चाय वाले ने क्या लिखा, बीए पास चाय वाला। नहीं बीए पास चाय वाला। लोग रुक यानी हम कह रहे हैं कि देखिए अगर लिखा आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हम इंजीनियरिंग की चाय पी, आप ये कहना चाहते हैं इंजीनियरिंग करके आए हैं तो उसके बाद हम कुछ भी खोल लें? आप स्वाभिमान से कुछ भी करिए। स्वाभिमान के साथ रोजगार की बात नहीं कर रहे हो। बेरोजगारी आपको मिलेगा क्या? नहीं, मेरी बात आप मुझे बताइए, बेरोजगारी भत्ता उसको मिलेगा जो उसके लिए पर्याप्त है। पहले जो बेरोजगारी भत्ता दिए जाते तो वो गलत थे। अरे आप देखिए ना, उठा के देखिए ना भाई, समाजवादी पार्टी में जो खनन मिनिस्टर था गायत्री प्रजापति, उसकी बेटी को थोड़ा सा डाला हुआ था उन्होंने। सीधा एक बात बताइए, अगर एमबीए चाय वाला है तो इंजीनियरिंग करके पकौड़े चले क्या? शाहरुख हमारे साथ ये है क्या इस सरकार में? नेहा शाहरुख हमारे साथ जुड़े हुए हैं फिक्की से, और वो इस वक्त बजट को लेकर ही वहां पर उनके साथ इस वक्त एक खास मेहमान मौजूद है, उनसे चर्चा करते हैं। शाहरुख, आपके पास आना चाहिए
क्या इस समय चर्चा चल रही है चारों तरफ और क्या नया अपडेट देना चाहते हैं आप? अभी हमारे साथ है पूनम सहायता, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से वो अभी का बजट देख रहे हैं। सर काफी अच्छा है। जी जी हाँ, बजट काफी अच्छा है। सब चीज देखते हुए मिडिल क्लास के लिए काफी रिलीफ है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए बूस्ट है, ग्रोथ के लिए काफी बूस्ट है, क्योंकि जिस तरह का कैपेक्स इंक्रीज किया है गवर्नमेंट ने, उस वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी बूस्ट मिल सकता है। तो ऑन द होल काफी अच्छा बजट रहा है। टेक्नोलॉजी का जो फोकस है गवर्नमेंट का, वो भी काफी क्लियर दिख रहा है ये बजट से। ऑल्सो जो ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है टैक्स पेयर्स और गवर्नमेंट के बीच में, वो काफी लाभदायक है। वहाँ जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंप्लिसिटी, रिडक्शन ऑफ कंप्लायंसेस के ऊपर जो जोर दिया गया है, वो मिड सेगमेंट स्मॉल बिजनेसेस के लिए और मिडिल क्लास के लिए काफी अच्छा है। सो मेरे हिसाब से बड़ा बैलेंस्ड बजट है, इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा बजट है। सर, अपोजिशन का हमेशा ये रहता है कि मतलब एम्प्लॉयमेंट को काफी ज्यादा दबाव नहीं दिया जाता, तो ये बजट कितना ज्यादा मतलब एम्प्लॉयमेंट की तरफ है सर? मेरे हिसाब से ये बजट एम्प्लॉयमेंट की तरफ काफी थ्रस्ट रखता है। 2-3 वजह है इसकी। पहले तो जिस तरह का कैपेक्स इंक्रीज कर रहा है गवर्नमेंट, 33% इंक्रीज इन कैपेक्स है। लास्ट ईयर 35% इंक्रीज था, उसके ऊपर इस साल 33% इंक्रीज इन कैपेक्स है। 10 लाख करोड़ का कैपेक्स की बात चल रही है। फर्दर अर्बनाइजेशन की बात चल रही है, उसके ऊपर भी थ्रस्ट दिया गया है। तो इन चीजों की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मेरे हिसाब से काफी डेवलप होगा एंड सब लोगों को रोजगारी मिले, यही ये बजट की कोशिश रह रही, ये मुझे दिख रहा है। तो ऑन द होल काफी अच्छा बजट है। सर, जब भी बजट आता है, अगर बात करें पिछले बजट की, तो एक कॉमन जो इंसान होता है काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, सोचता है कि कितना पॉकेट में होल होने वाला है, क्या चीजें सस्ती होने वाली, क्योंकि हमेशा से सर चीजें महंगी ही रहती हैं। तो कितना ज्यादा राहत मिल सकती है कॉमन इंसान को बजट में इस बार के? तो डायरेक्ट टैक्स में, इनकम टैक्स में तो काफी बचत है। इनडायरेक्ट टैक्स में भी जीएसटी का तो इसमें कोई जिक्र नहीं है एज वाज एक्सपेक्टेड, बट कस्टम्स में भी रिडक्शन हो रहा है। तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, जिसकी वजह से मेरे हिसाब से आम आदमी को भी कोई ना कोई राहत मिलेगी। मुझे ये नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी राहत मिलेगी। खर्चा तो बढ़ रहा है इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से, बट और बढ़ने का इसमें इस बजट में कोई ऐसा नहीं है कि और खर्चा बढ़े या महंगाई बढ़े। कुछ न कुछ घटे और कुछ न कुछ इनकम टैक्स की सेविंग जो है, वो इनकम टैक्स की जो सेविंग है, वो महंगाई मीट करने में राहत दिला सकती है, ये मेरा मानना है। सर, योजनाएं की बात करें तो बहुत सारी योजनाएं भी इंट्रोड्यूस करी गई हैं, तो किस तरह से फायदा पहुंचा सकती है कॉमन इंसान को सर? तो ये बजट की एक खासियत ये भी है कि काफी इंक्लूसिव ग्रोथ की यहाँ जिक्र किया गया है एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी है, और काफी जो स्कीम्स है उसमें गरीबों को भी फायदा हो सकता है। और मेरे ख्याल से ये बजट इस तरह का है कि सब कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए कुछ न कुछ इस बजट में है, ये इसकी खासियत है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम सर। तो ये थे हमारे साथ पूनम सहायता, जो कि फिक्की के टैक्सेशन चेयरमैन थे, जिन्होंने बताया कि जो यूनियन बजट है 2023 का कितना लाभदायक है अब कॉमन इंसान के लिए भी, और कितना ज्यादा फायदेमंद है एक आम इंसान के लिए भी। जी हाँ, तो आपको बता दें कि आपने सुना कि किस तरह से जो एक कॉमन व्यक्ति है उसके लिए ये जो बजट है वो कितना फायदेमंद है। ये लोक लुभावने कहीं ना कहीं घोषणाएं तो की गई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, लेकिन इसके मद्देनजर अब ये वायदे पूरे कैसे किए जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। बजट कहां से आएगा, कैसे सरकार के पास वो कौन सा खजाना होगा जो खोलेगी सरकार, या फिर निर्मला सीतारमण जिस तरह से ये जो तमाम घोषणाएं हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। अब इस वक्त धन्यवाद भी करना चाहेंगे, शाहरुख ने हमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई, जानकारी दी, और खास मेहमान का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पे यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम जिक्र करेंगे। और साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे एंकर रेशु, सोशल मीडिया पे क्या कुछ चल रहा है उसको लेकर भी हम थोड़ी सी जानकारी लें। शालिनी और रेशु इस बात की जानकारी दे रही हैं हमें। सीधे आपको लिए चलते हैं उनके पास कि क्या कुछ बजट को लेकर चर्चाएं हैं सोशल मीडिया पर।
रेशु। बिल्कुल रविंद्र, देखिए जब सुबह 9 बजे मैं ऑफिस पहुंची थी, दिल्ली से नोएडा के सफर तक की अगर बात करूं तो इस दौरान काफी धुंध भी थी और मौसम भी थोड़ा खराब था, लेकिन जैसे ही बजट आया उसके बाद मौसम जो है वो तो सुहाना हो ही गया है और कह सकते हैं कि बजट की जो आहट है वो वैश्विक स्तर पर भी सुनाई दे रही है। सबसे बड़ी बात जो है कि डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ है, ये सबसे अच्छी बात इस दौरान यहाँ पर रही और इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर जो चीजें हैं वो ट्रेंड कर रही हैं और अर्थव्यवस्था के लिए ये बजट जो है वो काफी अच्छा है, अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं। इसके साथ ही हमारी सहयोगी शालिनी भी हमारे साथ हैं जो कि सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहती हैं, लगातार सुबह से ही सोशल मीडिया पर शालिनी एक्टिव है। शालिनी, क्या कुछ ट्रेंड कर रहा है इस दौरान? जी बिल्कुल रेशु जी, भारत के लिए बहुत बड़ा मौका होता है जब बजट सामने आता है और हर किसी की नजर होती है, चाहे निचले स्तर के लोग हों चाहे ऊपर के लोग हों, हर कोई ये देखना चाहता है कि बजट में आखिर क्या कुछ पेश होने वाला है। तो जिस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश किया है, जिस तरीके से उन्होंने, और ये सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा तरीके से ट्रेंड कर रहा है, हर कोई ये देख रहा है कि क्या कुछ सस्ता हुआ है और क्या कुछ बड़े ऐलान उनके द्वारा किए गए हैं। आपको बता दें कि वो खुद एक महिला है और महिलाओं को लेकर जो उन्होंने बजट पेश किया उसकी बात करें तो उसमें उन्होंने महिला सम्मान बता दें कि बचत योजना जो है वो शुरू होगी, ऐसा उन्होंने कहा। और इसमें आपको बता दूं मैं थोड़ा सा डिटेल में कि जो 2 लाख की बचत पर 7.7% की जो आपको मिलेगा ब्याज, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो या बहुत सारी चीजें भी उन्होंने सस्ती की है और कृषि को लेके भी उन्होंने बड़े ऐलान किए हैं। तो इस तरीके से मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट है जो उन्होंने पेश किया है। बिल्कुल, और बजट की घोषणा के साथ ही देश दुनिया में काफी बदलाव के संकेत जो हैं रविंद्र वो भी देखने को मिल रहे हैं। मैं कुछ पॉइंट्स भी आपके सामने रखना चाहूंगी। BSE का मिड कैप इंडेक्स 1.12% और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.21% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं सेक्टोरल फ्रंट पर देखें तो BSE का रियल एस्टेट इंडेक्स 1.13% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं मेटल इंडेक्स 1.26 यानी कि 1.26%, ऑटो इंडेक्स 0.62% की बढ़त पर दिख रहा है। इसके साथ ही देखिए जब बजट आता है ना रविंद्र, तो आप जानते ही हैं कि प्रतिक्रियाओं का जो दौर है वो शुरू हो जाता है। बीजेपी जहां पर कह रही है कि ये बजट सभी के लिए है, बहुत अच्छा बजट है। स्मृति ईरानी की अगर बात की जाए तो स्मृति ईरानी ने इस दौरान कहा कि वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वो सभी के लिए अच्छा है और अच्छे दिन जो है वो सभी को देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अगर विपक्ष की यहाँ पर बात की जाए तो देखिए तमाम दलों की जो प्रतिक्रियाएं हैं सोशल मीडिया पर वो आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि रविंद्र अगर पहले रिपोर्टर बाइट लेने के लिए जाते थे किसी भी नेता के पास तो रिपोर्टर बाइट भेजेगा, फिर उसके बाद वो हमारे असाइनमेंट पर आएगी, असाइनमेंट के बाद वो डेस्क पर आती है, डेस्क के बाद वो हमारे एंकर के पास पहुंचती है, तब वो टेलीकास्ट होती है एक तरीके से। तो एक थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है तो ऐसे में नेता भी पीछे नहीं है। रेशु आप देखिए फीमेल हैं और सब यहाँ पर मैं भी और साथ ही साथ देखिए शालिनी भी, लेकिन उसके साथ साथ अब हम बात महिलाओं की भी करेंगे। महिलाओं के लिए क्या कुछ खास इस बजट में है? महिला आसान बोलचाल की भाषा में बताने की कोशिश करें कि महिलाओं के लिए, उनकी महफूजियत के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी तरक्की के लिए क्या सोचा है निर्मला सीतारमण ने? वो भी फीमेल हैं और महिलाओं के लिए क्या सोचा है उन्होंने? बिल्कुल, एक बात यहाँ इससे आगे बढ़ा दें कि सबसे खास बात इस बजट की ये है कि राष्ट्रपति भी महिला है, उनके जरिए आगे बढ़ा, वित्त मंत्री भी महिला है और हम महिलाओं के साथ ही बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही रविंद्र, आपने कहा राष्ट्रपति महिला है, वित्त मंत्री महिला है, हमारे न्यूज रूम में कई महिलाएं आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और जो हमारी सोशल मीडिया की जो कमान संभालती हैं ज्यादातर वो महिलाएं हैं और हमारी ऑनर भी महिला है। तो महिलाएं इस हमारे चैनल में भी देखने को मिल रही हैं। हमारे साथ कल्पना जो है वो भी इस वक्त है। कल्पना बहुत एक्टिव रहती हैं सोशल मीडिया पर, महिलाओं को लेकर लगातार आप सुबह से देख रही हैं, तो क्या कुछ ट्रेंड कर रहा है? आज बात करें आम बजट 2023 की, निर्मला जी ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है। इसमें जो मेन फोकस रहा अभी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है वो इनकम टैक्स स्लैब है,
क्योंकि इस बजट के जरिए नौकरी पेशा वर्ग को साधने की पूरी कोशिश की गई है और यही वजह है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बड़ा ऐलान करते हुए 7 लाख रुपए का जो इनकम टैक्स का जो स्लैब जो दिया है, जो जिसमें छूट नहीं मिलेगी। यहाँ तक जो है 7 लाख रुपए का जो स्लैब रखा है ये छूट तक है कि इससे एक बड़ी राहत मिलेगी। स्पेशली बात करें नौकरी पेशा वर्ग को, एक आम आदमी को, जिसका बड़ी दिनों से लोगों को बेसब्री से इंतजार था और अभी सोशल मीडिया पे इनकम टैक्स स्लैब जो है बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, 7 लाख का जो स्लैब की यहाँ पर बात की है अभी कल्पना ने, तो कृतिका हमारे पास आएंगी, कृतिका बताएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको लेकर कंफ्यूजन जो है वो भी सोशल मीडिया पर क्रिएट हो रहा है, लोगों में असमंजस की स्थिति जो है वो बनी हुई है। कृतिका, इसमें सोशल मीडिया पर तो बवाल मचा हुआ है कि जब 7 लाख तक हमें नहीं पे करना है टैक्स, तो कैसे 3 to 6 लाख के बीच का 5% टैक्स देना है। तो लोगों को समझ नहीं आ रहा है इस चीज को लेके। हालांकि लोग इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट जब 3 से 6 लाख के बीच में हमें 5% किस बात से टैक्स देना है। दूसरी चीज, सोशल मीडिया पर एक ये बवाल जरूर हुआ है कि सिगरेट और जब अल्कोहल में 16%, सिगरेट पे 16% टैक्स बढ़ा दिया गया है, तो लोग इस चीज को लेके भी उनकी है कि कैसे क्यों बढ़ा है, उस चीज का बवाल मचा हुआ है। प्लस एक चीज निर्मला सीतारमण जी ने बहुत एक अच्छी चीज की है, जो LTC का जो 3 लाख से 25 लाख तक की जो इंक्रीज करा है, उसमें टूरिज्म सेक्टर बूस्ट होगा उस चीज को लेके, तो वो चीज बहुत अच्छी है। तो बस यही है, यही सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड कर रहा है। बिल्कुल, जो हर सेक्टर में चूंकि महिलाओं की बात आपने करी और महिलाओं को लेकर भी ये कहा जाता है कि भाई कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, और जब हम बजट की बात कर रहे हैं, बहुत ही निराशाजनक बजट है। मेहमान भी हैं, लेकिन इसके जरिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और लगातार हमारे जो डिजिटल मीडिया के जो हमारे सहयोगी हैं वो लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं। आगे अपडेट क्या दे रही है रेशा? बिल्कुल रविंद्र, देखिए महिलाओं को लेकर हम बात कर रहे हैं और ऐसे में पुरुषों की मैंने बात नहीं की तो ये थोड़ा बेईमानी होगा। उनकी नजर से वो किस तरीके से इस बजट को देखते हैं और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर और क्या कुछ ट्रेंड कर रहा है। अमित हमारे साथ हैं। अमित, क्या कुछ इस वक्त ट्रेंड कर रहा है? मैम, अभी तक जो हमने बातचीत देखी, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो या फिर टैक्स को लेकर, लेकिन अभी तक जो स्थिति थी सप्तऋषि को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर हमने देखा कि वित्त मंत्री ने सप्तऋषि का जिक्र किया है अपने भाषण में। तो सप्तऋषि पे, क्योंकि सप्तऋषि के माध्यम से इन्होंने एक तीर से कह सकते कि कई निशाने साधे हैं, जिसमें हमारे युवा शक्ति आई है, हरित विकास पे बातचीत की गई है, देश के बुनियादी जो ढांचे हैं उस पर बातचीत की है। मतलब कि जैसे कि हमें पता है कि मैम, जब प्रधानमंत्री ने लाल किला से पंच प्राणों का उन्होंने जिक्र किया था, ताकि उस तरीके से हम एक इच्छा शक्ति लेके हम कामों को आगे बढ़ाएं, ठीक वैसे ही इन्होंने सप्तऋषि का जिक्र किया है। सप्तऋषि का रविंद्र इस दौरान जिक्र किया गया है और ये सप्तऋषि क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बजट का बारीकी से विश्लेषण करना एक चुनौती होता है, लेकिन इस बार वित्त मंत्री ने इसे सप्तऋषि बजट कहकर आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। हमारे साथ दो और खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, हम उनके पास भी पहुंचते हैं। प्रकाश गंतायत हमारे साथ MSME से जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही पीयूष जैन सीए के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रकाश जी, चूंकि MSME को लेकर काफी चर्चा हो रही है, पहले ये कहा जा रहा था कि काफी दिक्कतें आ रही हैं MSME के सामने, क्या लगता है कि इस बजट के बाद MSME और मजबूत होगा या अभी भी कहीं कमजोरियां ऐसी हैं जिससे हमें जूझना है या उनको दूर किया जाना चाहिए? थैंक यू और माय कलीग्स फॉर इनविटेशन। एक्चुअली देखिए, MSME जो है एक ऐसा सेक्टर है जहां हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ जुड़ा हुआ और देश की ग्रोथ जुड़ा हुआ है। अगर देश के ग्रोथ जोड़ना है तो MSME को डेवलपमेंट करेंगे। अगर MSME डेवलपमेंट हुआ तो ग्रोथ हुआ। अगर हम देखते हैं, अगर लास्ट 2022-23 अगर देखेंगे, हमारा ये एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट की जो ग्रोथ हुई है आज कंपेयर टू अगर 2022 या 21-22 के अगर लेते, इस साल के हमारा अगर ग्रोथ है तो ज्यादा हुई है, बिकॉज हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। अगर इसके लिए जो अभी हमारे इस शस्त्र में जो बजट हमें जो ज्यादा 2 लाख करोड़ की अभी MSME के फंड देने के लिए प्रधानमंत्री की जो राय था और फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बात कर रहे हैं। अगर MSME ग्रोथ होता है तो ये पॉसिबल होगा। और अभी उसके साथ जो फंड्स आएगा वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए है और MSME उसकी पूरी तरह से सपोर्ट करेगा।
वो इसकी बिल्कुल। हमारे साथ प्रकाश गंताई जी भी है और पीयूष जैन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष जी, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए किस तरह से राहत और कितना इत्तेफाक रखते हैं आप प्रकाश जी की बातों से? इसमें जो सबसे बड़ी बात इस बार कही गई है वो एमएसएमई के अंदर जो सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी हमेशा से, वो ये आ रही थी कि एमएसएमई को प्रॉब्लम होती है वर्किंग कैपिटल की। एमएसएमई को पैसा अगर टाइमली नहीं मिलेगा तो वो अपना बिजनेस नहीं कर सकता। इस बजट में जो खास चीज करी गई है, एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है कि अगर आप एमएसएमई को टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे तो फिर उसकी उस पर्टिकुलर एक्सपेंस की आपको डिडक्शन ही नहीं मिलेगी। ये एमएसएमई के कैश फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए बहुत खास है। और हमारे जितने भी आम लोग हैं वो ज्यादातर एमएसएमई ही बिजनेस रन कर रहे हैं, तो उसके लिए जो सबसे खास चीज है, अगर उनको टाइमली पेमेंट मिलेगी तो उनको बिजनेस को बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। बिल्कुल। ये कितना अहम है, ये कितना अहम आप समझते हैं प्रकाश जी? क्योंकि ये देखिए मैं मेरी इसके लिए बैंक में बहुत ज्यादा सपोर्ट करना जरूरी है। हाँ। कई बार इंडस्ट्रियल लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि हमारे पास फंड्स है, गवर्नमेंट अलॉटमेंट करता है फंड को, लेकिन हमारे पास बहुत सारे बैंकिंग के बहाना होता है कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, दिस नहीं है, दैट नहीं है। वो बहुत सारे पॉइंट्स जो होता है उसके लिए भी जिम्मेदार बैंक भी कुछ सपोर्ट करे कि कई बार हमारे पास लीगली चाहते हैं कि ग्रोथ करने के लिए, लेकिन हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे। बिकॉज ये कारण भी यही होता है कि बैंक कई बार सपोर्ट करता नहीं है। ठीक है मंजुला जी, और बैंक के अलावा और क्या कुछ दिक्कतें आती हैं? क्या इस बजट में उन पर भी ध्यान दिया गया है कि जिस बात का जिक्र अभी पीयूष जी कर रहे थे, कह रहे हैं कि देखिए फंड वक्त पे मिल जाए तो चीजें बहुत बेहतर हो जाती है। क्या एक ये तो समस्या है कि फंड वक्त पे रिलीज नहीं हो पाता है जिस वजह से दिक्कतें आती है, उसके लिए भी अब इस बजट में सोचा गया? और क्या कुछ दिक्कतें आती है, क्यों आखिर बहुत ज्यादा बूस्ट नहीं कर पा रहा एमएसएमई सेक्टर? इसके लिए हमने देखा कोरोना काल में भी बहुत ज्यादा इस पे फोकस किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारना है तो हम कहते हैं कि एमएसएमई सेक्टर को बहुत ज्यादा बेहतर करना होगा। इस बजट में भी हम देख रहे हैं, इससे पहले हमने बजट में भी देखा, हमेशा तवज्जो दी जाती है, लेकिन दिक्कतें कहाँ आती है? मंजुला जी। हाँ, मंजुला जी से हम जवाब लेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। हम एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद वापस लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे अपने नए मेहमानों से इस पूरे बजट को।